एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए हम लौट के अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ। भाई आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए हमने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलियन। उसका भाई एक लेक्चर हो चुका है। अब हम आए हैं सेकंड लेक्चर के साथ। फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था वो हम बता देते हैं आपको। अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा ना तो भाई जाके एक बार देख लो, ताकि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम समझते हुए जाएंगे। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था सर सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब विलियन क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, कितने प्रकार का होता है, बहुत ही ढेर सारी चीजें उसमें हमने पढ़ी थी। और क्या ही क्यों ही पढ़ते हैं विलेन को, वो सारी चीजें भी जानी थी। और हमने वहां पर एक पॉइंट छोड़ा था और वो पॉइंट हमारा था कि सर मोल। हमें प्रॉब्लम आई थी कहीं ना कहीं कि सर मोल क्या होता है, मोल किसको बोला जाता है, मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, इस चैप्टर के 99% जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना भाई, वहां पर आपको मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिना मोल के आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो सर ये हो गया कि जब तक हम मोल ना कर पाए या मोल निकालने अगर हमको नहीं आए तो क्या हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर आपको मोल्स निकालने नहीं आए हैं तो आप इस चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। करें भैया स्टार्ट? चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मोल्स कैसे निकाले जाते हैं और मोल होते क्या है। भाई मैं आपको एक बेसिक चीजें बता दूं। मोल कंसेप्ट का पूरा चैप्टर जो है वो आपका कहाँ है? क्लास 11th में है। यानी कि इससे पहले आप क्लास 11th करके आए वहां पर है। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्वान हैं जो आप बिना क्लास 11th को पढ़े डायरेक्ट 12th में आते पढ़ने, तो उनमें से आप बहुत सारे देख रहे होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, उसकी भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। अगर आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो या मोल्स निकालने आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ सीख लेंगे। तो हमें ज्यादा मोल कंसेप्ट के अंदर घुसना नहीं है, हमें केवल ये समझना है, फोकस वहां करना है कि मोल्स को सब कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मोल्स। लेकिन फिर भी सर कुछ भी हो हमको जानना तो फिर भी है ना क्या होते हैं मोल्स। एक बार समझेंगे नहीं तो फालतू के डायरेक्ट निकालना कैसे सीख सकते हैं। कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना मोल को। मोल क्या होता है भाई, मैं अपनी भाषा में कहूँ, एक सिंपल भाषा में कहूं, आपकी भाषा में कहूं तो मोल एक प्रकार का नंबर होता है, एक संख्या होती है भाई। मोल इज ए नंबर, मोल एक संख्या होती है। सर कैसे कहा आपने? जैसे संख्या तो बहुत सारी है, किस वे में आप कहना चाह रहे हो? जैसे मैं आपको ये बताना चाहूं भाई, आपने कभी जोड़े का नाम सुना है? एक जोड़ा। एक जोड़ा मतलब क्या होता है भाई? एक जोड़ा तो सर दो होता है भाई। दो चीजों को एक जोड़ा बोल देंगे ना, एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी कुछ भी हो सकता है भैया। जोड़े का मतलब सर दो हो गया, इतना मेरे को समझ में आता है। और क्या हो सकता है सर? जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपको एक दशक। एक दशक का मतलब क्या होता है? दशक बोले तो कहीं ना कहीं अपन को याद आता है कि सर 10 को हम एक दशक बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, एक दशक बोले तो 10। अगर मैं आपसे ये कहूँ भैया एक दर्जन का मतलब क्या है? एक दर्जन मतलब 12। ये तो आपको पता होगा ना। केले खरीदने जाते हो, एक दर्जन दे दीजिए, आधा दर्जन दे दीजिए, 2 दर्जन दे दीजिए। दर्जन का मतलब 12। भाई एक दर्जन का मतलब होता है द नंबर इज 12। ओके सर शतक का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं एक शतक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। सर ये क्या है? ये क्या है सर? ये नंबर है सारे। एक नंबर को मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर को एक नाम दे दिया गया है। 2 नंबर को नाम दे दिया गया है जोड़ा, 10 नंबरों को नाम दे दिया गया है दशक, 12 नंबरों को नाम दे दिया गया है दर्जन, 100 नंबरों को नाम दे दिया गया है शतक। इसी तरह से सर मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ? ये तो आपको पता है, हम तो मोल की बात कर रहे थे भाई। इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भैया एक मोल भी इन्हीं की फैमिली का एक बंदा है। जैसे ये जिस घर से आते हैं उन्हीं के घर से ये भी बंदा एक आता है। लेकिन बात एक इतनी है भैया, ये बहुत छोटा बंदा है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं बड़े बड़े बंदे आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भयानक टाइप के। ये मोल है ना बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर सर कितना है? हमसे भी बड़ा है कि? हाँ जी बहुत बड़ा है। देखो कैसे है, 6.022 इंटू 10⁻23। भाई कहने का मतलब ये है 6 के पीछे 23 जीरो लगा दो। 6.022 इंटू 10⁻23, 10 की घात 23। इतना बड़ा एक नंबर
क्या कहलाता भैया? एक मोल कहलाता है। क्या कहलाता है ये हमारा? एक मोल कहलाता है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गई सर? हमें इतना बात समझ में, मोल क्या है सर? एक मोल एक संख्या है और वो इतनी संख्या है। सर इस संख्या को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, याद आ रहा है भाई? ये वाली संख्या मोस्टली सबको पता होती है, तो ये एक मोल के बराबर होती है। ये आपको शायद ना पता हो, तो अब से पता चल गया होगा भाई। इस संख्या को हम बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23 कोई आवोगाद्रो संख्या कहता है। यानी कि हमसे एक चीज समझ में आ गई सर। क्या समझ में आ? अच्छा एक चीज और, आवोगाद्रो संख्या को हम दिखाते भैया Na से। Na मतलब क्या? एवोगाड्रो नंबर, सही ना? आवोगाद्रो संख्या तो Na से दिखाते थे। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई सर। क्या समझ में आ गया? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके सर, और कुछ कहना चाह रहे हो? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो सर? कहना हम ये चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपसे कोई ये कहे, क्या कहे सर? एक मोल परमाणु, कोई भी परमाणु हो सकता है, एक मोल परमाणु। सर एक मोल परमाणु का मतलब क्या है? एक मोल परमाणु का मतलब ये 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। भाई एक मोल परमाणु का मतलब इतने परमाणु। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे ये कहूं सर, क्या एक मोल अणु, तो क्या बोलेंगे आप? तो भी क्या यही बोलना है भाई, इतने अणु। अच्छा जी, अगर आपसे कहा जाए सर एक मोल आयन, तो क्या बोलेंगे हम? भाई तो इतने आयन। सर मैं तो कुछ और बोलना चाह रहा हूं। क्या बोल दूं सर? एक मोल चॉकलेट। एक मोल चॉकलेट, एक मोल चॉकलेट कितनी होंगे सर? एक चॉकलेट नहीं, एक मोल चॉकलेट का मतलब होता है भैया 6.022 इंटू 10⁻23 चॉकलेट। आपने घर वालों से कहते एक मोल चॉकलेट ले आना, भाई पागल हो जाओ, खाते खाते खा ही नहीं पाओ पूरी जिंदगी में। इतनी सारी चॉकलेट हो जाएगी। सोचो 6 के पीस 23 जीरो लगा दो, इतनी बड़ी संख्या में इतनी सारी चॉकलेट खा पाओगे? समस्या हो जाएगी है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे 2-4 खाने के बाद ही। ये तो बहुत सारा हो गया है। आपसे कहा जाता है एक मोल लोग कितने हो जाएंगे? एक मोल। सर एक मोल का मतलब इतने लोग, ये तो बहुत होगा। मतलब क्या है? मतलब ये कि मोल जो होती है एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और मोल को यूज हम तब करते हैं जब किसी बहुत छोटी चीज के बारे में हमें सीखना हो, पढ़ना हो, या उनको काउंट करना हो। तो भाई परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, ये सब दिखते तो हैं नहीं हमें नॉर्मली, बहुत छोटी चीज है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए था, दैट इज मोल। उसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो मोल आपने समझ लिया, मोल का मतलब क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब हम डायरेक्ट सीखेंगे इसका फॉर्मूला, और वहां से सीखेंगे कि मोल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। चलिए वही हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मोल कैलकुलेट करना सीखना है। मोल कैलकुलेट करना सीखे तो हमें आगे की कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी। भैया मैं बात करूं मोल की, मैं बात करूं मोल की, तो भाई मोल को कैलकुलेट करने के हमारे पास में जो होते हैं वो होते हैं 3 फॉर्मूले। कितने होते हैं भैया? 3 फॉर्मूले होते हैं मोल को कैलकुलेट करने के। तो मोल को कैलकुलेट करने के इन तीनों फॉर्मूले के बाद हम यहां पर कर लेते हैं, हम यहां पर कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला याद रखना भाई, मोल को हम दिखाएंगे स्मॉल एन से। किसे दिखाएंगे? स्मॉल एन से। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम कर सकते हैं मोल बराबर क्या होगा। एक तो चीज, एक कंसेप्ट छोटा सा समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आपसे कहा जाता है सर 50 सेब है मेरे पास, मान लीजिए क्या है? 50 सेब है। कितनी जोड़ी सेब हो गई? क्या करेंगे आप? भाई अगर आपको जोड़ों की संख्या निकालनी है, जोड़ों की संख्या निकालनी है, आप क्या करेंगे? 50/2 25 जोड़े हो गए सर, ये तो कर दोगे। जोड़े निकालने आप 2 से डिवाइड करोगे, शतक निकालने आप 100 से डिवाइड करोगे, दर्जन निकालने आप 12 से डिवाइड करोगे, और सर मोल निकालना हो तो आप अवगाद्रो संख्या से डिवाइड करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हमारे पास ये हो जाएगा सर, अगर एक तो फॉर्मूला सीधा सीधा हो गया, मोल आपको निकालना है, आपको कोई संख्या दे रखी है, हम यहाँ पर बात करेंगे सर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बट्टे, बट्टे क्या हो जाएगा भैया? अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या। सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया ना, बचपन वाला। कहते हैं भाई इतना, मतलब हमारे पास 50 चीजें हैं, इसमें कितनी जोड़ी चीजें होंगी? भाई हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, जोड़े निकल आते हैं। मोल पूछे तो मोल की संख्या से डिवाइड करो। भाई मोल की संख्या कितनी होती है? अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 होती है।
चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। सर ये मेरा बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एक फॉर्मूला आ गया है, पहला फॉर्मूला मोल निकालने का। अच्छा सर इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए सर, क्योंकि आवश्यकता है हमें। भाई मोल को दिखाते हैं एन से, ठीक है सर। अवयवों की संख्या, अवयव क्या है सर? अवयव कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में बात करें वो अवयव की बात कर रहे हैं, जिसकी अवयव में मोल निकाल रहे हैं। तो अवयवों की संख्या को हम दिखाते हैं भाई कैपिटल एन से दिखा देते हैं, ठीक है सर। अवोगाद्रो संख्या को हम एन ए से दिखा देते हैं, बस हो गया फॉर्मूला हमारा। एन इजकल टू एन अपॉन एन ए। और भाई एन ए की वैल्यू कितनी होती है भाई? एन ए की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे एन ए की वैल्यू होगी। तो भाई मोल निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। सर अगर आपको निकालने हैं मोल, आपको जो भी संख्या दे रखी होगी क्वेश्चन में उसको डिवाइड कर देना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। भैया एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और क्या समझ लें, अगर मैं किसी भी अवयव के अवोगाद्रो संख्या यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स को लेता हूं और उनको तोलता हूं, वजन उनमें अगर मैं देखूं तो बेटा उनमें वजन जो आता वो आता उनके मोलर द्रव्यमान के बराबर। आप कहोगे सर मोलर द्रव्यमान सुना तो लग रहा है, लेकिन मतलब नहीं पता इसका क्या होता है। चलिए वो समझ लेते हैं, पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। पहले हम करेंगे बात किसकी भाई? फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है कि मोल हमको निकालना है, मोल हमको निकालना है। तो भाई मोल हम कैसे निकाल सकते हैं? हो सकता है आपके पास संख्या न दे रखी हो सकता है आपके पास संख्या न दे रखी हो, संख्या नहीं दे रखी हो, द्रव्यमान हो सकता है। द्रव्यमान दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? द्रव्यमान, मास दे रखा है। द्रव्यमान को आप डिवाइड कर देंगे मोलर द्रव्यमान से। किससे डिवाइड करेंगे? मोलर द्रव्यमान से। कहने का मतलब यह है भाई, कहने का तात्पर्य हमारा यह है, क्या है सर? संख्या है, अवोगाद्रो से डिवाइड कर दीजिए। भाई अवोगाद्रो संख्या का जो द्रव्यमान होता है उसे हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। तो मोल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। सर इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? हमें तो याद रखना है, जैसे ये वाला बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। एन बराबर एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए, एन बराबर हो जाएगा एन अपॉन एन ए। एन संख्या, एन ए अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू रखनी है, आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है सर। दूसरा मोल निकालने अपन को द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। भाई मोल क्या है? एन। द्रव्यमान को, वेट को W से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। मोलर द्रव्यमान को M से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। भाई फॉर्मूला हो गया हमारा N इजिकल टू W बट्टे M। याद हो जाएगा? W बट्टे M। पहले उल्टा करो फिर सीधा कर दो। मोल निकालने अपन को, पहले उल्टा फिर सीधा, सीधे सीधे याद रखो। जैसे भूल जाए ना भाई मोल कैसे निकालते, तो अपने दिमाग में आना है उल्टा सीधा कर देना है। मोल निकालने के लिए हमको काम उल्टे सीधे करना है, काम उल्टे सीधे नहीं, मतलब मोल के लिए फॉर्मूला हमें उल्टा सीधा लगाना, मतलब W बट्टे M। इससे क्या निकलेगा? अपन के मोल्स निकल आएंगे भाई। मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो मुझे लगता है दूसरा फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। द्रव्यमान आपको दे रखा होगा, मोलर द्रव्यमान से आपको डिवाइड करना है। आप कहेंगे सर अपन को तो यानी कि हमको तो मोलर द्रव्यमान निकालना ही नहीं आता, क्या दिक्कत है, अपन सिखाएगा, अभी सीख लेंगे हम। निकालना आता बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो हम सीख लेंगे। भाई तीसरे वाले फॉर्मूले पे पहुंचो पहले तो। सर हमको ये वाला काम खत्म करना है पहले। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या कहना चाह रहे हो? भाई तीसरा वाला जो फॉर्मूला होगा भैया वो केवल हमारा एसटीपी पर होता है। किस पर होता है? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप और दाब। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? मानक ताप तथा दाब। मानक और ताप और दाब क्या होता है? मानक ताप जो होता है भैया वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो भाई आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होता आज के बाद आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273। कितना भाई? 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम मानक ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक ताप यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। और भाई स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है बेटा? एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 atm प्रेशर, और जिसको हम
क्योंकि 1 बार भी लिख सकते हैं इसको, 1 बार भी, क्योंकि 1 ATM और 1 बार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बिकॉज 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.01 बार, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में होगी। सर एसटीपी पर जो आयतन होता है, जैसे यहाँ बोला ना आवोगाद्रो संख्या को अगर हम उसका वजन निकालेंगे मोलर द्रव्यमान के बराबर आता है, आवोगाद्रो संख्या का अगर हम आयतन निकालें तो वो आता है 22.4 लीटर। मतलब अगर आपको n निकालना है यानी कि मोलों की संख्या निकालनी है तो मोल बराबर हो जाएगा भैया आयतन, किसी भी अवयव का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, बट्टे 22.4 बट्टे 22.4। ये हमारा अंतिम फॉर्मूला सही है। अब इसमें करना क्या भाई, यहां से हम निकालेंगे n बराबर क्या हो जाएगा भाई, आयतन को किससे दिखाएंगे भाई, आयतन को सर दिखा देंगे v से, और होना किस में चाहिए, लीटर में, बट्टे 22.4 बट्टे 22.4। तो अपने पास भाई कितने फॉर्मूले हो गए, अपने पास हो गए सर 3 फॉर्मूले मोल निकालने के। कौन कौन से हो गए, हम लोगों को पता चल गया n = n/n, संख्या दे रखी है तो, द्रव्यमान दे रखा है तो उल्टा सीधा W/m, और अगर आपको आयतन दे रखा तो V/22.4 यानी 22.4। बात समझ में आ रही, आ गई होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें फॉर्मूले जानने थे, हम फॉर्मूले जान चुके हैं। अब हमें क्या करना भैया, हमको करना बहुत सिंपल सी चीज है। एक प्रॉब्लम आ रही है वैसे यहाँ पर, मुझे लग रहा है सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर अवयवों की संख्या दे दो कोई दिक्कत नहीं, आवोगाद्रो संख्या अपन को पता है, भाग दे देंगे, मोल से निकल आएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयतन आपको क्वेश्चन में मिलेगा 22.4 से भाग दे देंगे, n निकल आएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सर दिक्कत तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी लग रही है, क्या लग रही है सर, द्रव्यमान चलो ठीक है क्वेश्चन में दे दिया, सर मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, और जब तक मोलर द्रव्यमान निकालना नहीं आएगा क्वेश्चन तो सॉल्व होगी नहीं। और मैं आपको बता दूं भैया, क्या बताता हूं, इस चैप्टर के 90% क्वेश्चंस मोल से रिलेटेड आपको इसी फॉर्मूले पर बेस होते हैं, n = W/m। आप पढ़ते आएंगे ना, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा ये प्रभु उल्टा सीधा कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। W/m सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो भाई सबसे ज्यादा यूज होने वाला तो मोलर द्रव्यमान भी अपन को आना चाहिए निकालना। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना मोलर द्रव्यमान सीखना। सबसे पहले तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है भाई, परमाणु भार को, परमाणु का मोलर द्रव्यमान हो गया, अणु का अणुभार, अणु का मोलर द्रव्यमान का मतलब है परमाणु का अपना एक परमाणु भार होता है, जब अणुओं का सारे परमाणु भार को जोड़ देता अणु का अणुभार निकल आता है। आप कहेंगे सर पता नहीं कौन सी फारसी बोल गए, हमें तो पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं पल्ले पढ़वा देते, इधर आ जाओ। इनमें से बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, बहुत सारी में भी नहीं भी पता होंगी, तो भाई अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो भाई आपको थोड़ा सा याद रखना है क्या है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है भाई 1, इन सबकी यूनिट जो होगी वो ग्राम मोल इनवर्स होता है, ठीक है ना। जो मोलर द्रव्यमान की यूनिट होते हैं वो क्या आते हैं, ग्राम मोल इनवर्स, यानी हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम मोल इनवर्स होता है। हाइड्रोजन को जब हम तोलते हैं तो उसका कितना आएगा वैल्यू हमारी 1 ग्राम मोल इनवर्स, 1 मोल के हाइड्रोजन की संख्या, तो उसका मोलर द्रव्यमान 1 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ भाई, कार्बन का कितना होता है भाई, आपको पता होगा 12 होता है वैसे, क्योंकि इसका 6 दूनी 12 हो जाता है, जैसे आपने याद रखा होगा शायद, है ना। तो भाई कार्बन का 12 होता है, वैसे नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 18 होता है। ये सारे आपको पता होंगे, इन सब में आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का तो 1 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका 12 हो गया, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 14 हो गया, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 16 हो गया, फ्लोरीन का आपका कितना होता है 9 होता है तो इसका 18 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सर डबल किया है, और इतना भी नहीं आता तो ये बहुत गलत बात है, पाप चढ़ेगा ना, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो 12th में आ गए तो ये भाई 9, 10, 11, 12 सारे में पढ़ते चले जाते हैं, तो ये तो आपको परमाणु क्रमांक तो आपको पता होंगे, उनके परमाणु भार अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लीजिए ना। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 18 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम का भाई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और सॉरी 18 नहीं 19 है, पोटेशियम का 19 होता है, 18 हमने लिया नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर 20। ये तो इनके परमाणु क्रमांक है, ये क्या है इनके परमाणु क्रमांक है। अब इनका परमाणु भार कितने होंगे भाई,
उनके बारे में जान लेते हैं। तो परमाणु भार कैसे निकाले भाई? सोडियम का कितना होता है सर? सोडियम में 11 दूनी 22, 22 नहीं होता, याद रखना है। जो पॉइंट है ना आपको उनको याद रखना जो डिसेबल हो जाते हैं हमारे। तो भाई सोडियम का होता है हमारे पास 23, याद रखना है इसको, 11 दूनी 22 मत कर देना, 22 से ज्यादा होता, 23 होता। ठीक है, आगे Mg का 12 दूनी 24, ठीक है हो जाएगा सर। 13 दूनी 26 नहीं 27 होता। एल्यूमिनियम का 26 नहीं होता, 27 होता। अभी तक 2 वेरिएशन आ गए हमारे पास। कितना? 11 दूनी 22 नहीं 23 करो, 13 दूनी 26 नहीं 27 करो। अब आगे बढ़ना सर, ठीक है आ जाओ। 14 दूनी 28 होता, चलेगा ओके। फॉस्फोरस 5, 15 दूनी 30 होता, नहीं 31 होता है सर। ये तो कुछ ऐसा चल रहा है, एक तो बराबर पे चल रहा है दुगने पे, एक दूने से एक ज्यादा चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं, आ जाइए आगे। तो भाई यहाँ पर कितना हुआ? 23, 24, 27, 28, 31। यहाँ जा सर 16 दूनी 32 होगा क्या? बिल्कुल होगा, पता था आपको सर 16 दूनी 32 ही होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आइए। 17 दूनी 34 का 35 हो जाएगा। आप कहोगे सर एक बढ़ा दिया इसलिए बोल दिया। भाई 35 नहीं, बस उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। कितना कर दो सर? 35.5। क्लोरीन का परमाणु भार होता है भैया 35.5। उम्मीद करता हूं अगर आप 1-2 बार भी इनको देखोगे ना आपको याद हो जाने, प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए यहाँ पर भाई, पोटेशियम पे आ जाइए। पोटेशियम का कितना होगा भैया? 19 दूनी 38, 38 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा? 39। भाई इसका 39 होगा, 39 हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर दें कैल्शियम, भाई कैल्शियम में 20 होता है तो कितना हो जाएगा इसका? 40। तो इसका मोलर द्रव्यमान हो गया हमारे पास 40, यानी कि 40। सही है। अब इसके बाद सर इनमें से कुछ और याद रखने हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है? कॉपर है। कॉपर का कितना होता है? 63.5। याद रहेगा, याद रखना है। Ag का 108 होता है। और सर ब्रोमीन का कितना होता है? 80 होता है। आयोडीन का कितना होता है? 127 होता है। तो इनका कुछ का आपको याद रखना, इतने याद हो गए ना, बाकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकियों की बिल्कुल जरूरत नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इतनों से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 20 तक तो आपको याद हो गए, ये कुछ अलग भी करा दिए। 20 से 30 तक आपको परमाणु भार में याद कराने की कोशिश करूंगा। भाई 3D से रेडी होती है। 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट और लिख दिए, इनकी भी हमें क्या करना है? परमाणु भार को हम सीख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जैसे नॉर्मली नहीं पड़ती, लेकिन कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है। तो आप उस केस में कैसे करेंगे? जब किसी मान लो कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, वहां पर बैठे हैं नीट में या फिर किसी IIT JEE में, वहां पर एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर ये एलिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। बोर्ड में तो इनको नहीं यूज करते मोस्टली, लेकिन वहां यूज किए जाते हैं। और वहां यूज किए जाते हैं तो भाई इनका भी परमाणु भार आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इनका याद करने के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बता। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक है आपका, देखो ट्रिक हमारी ये होगी 345, 45, 45, 345। ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई? अभी बता देते हैं क्या बात हुई। भाई याद तो कर पाओगे ना? 345, 45, 45, 345 आराम से याद हो जाएगा, है ना? तो भाई इसमें करना क्या है आपको? करना ये है भाई, इनको ना इसके आगे लिख देता हूं मैं यहां पर 3, 4, 5, 3, 4, 5। फिर उसके बाद क्या है? 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5। यही तो लिखा है मैंने, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5। इस तरह की मैंने ट्रिक यूज की है। सर इसको क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मुझको ना करना क्या है? इसका भाई परमाणु भार ज्ञात करना है। आपको कैसे ज्ञात करोगे? देखो जैसे इसका 21 है, आप 21 में 2 का गुणा करोगे, इसका दुगुना करोगे, और दुगने में भैया जोड़ दोगे कितने को? 3 को। दुगने में कितने को जोड़ दोगे? 3 को। भाई 21 गुणा 2, 21 गुणा 2 करना है। जो संख्या इसके आगे मैंने लिखी है ना उसको आप ऐड कर दीजिए। 21 दूनी कितने होते हैं? 42, 42 और 3, 42 और 3 हो जाएंगे सर 45। ये है स्कैंडियम का क्या? परमाणु भार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं सर इसका कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर तो 22 है, 22 का दुगुना करो, प्लस उसमें क्या कर दो? 4। तो 22 दूनी 44, 44 और 4 48। सर इसका परमाणु भार हो जाएगा 48। ये तो आसान सी लग रही है ट्रिक, है ही आसान, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। कितना है? 23, 23 दूनी 46 में 23 गुणा 2 प्लस कितना करना है भैया? इसमें 5 करना है। कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46, 46 और 5 कितना हो जाएगा? 51। तो इसका हो गया भाई 51, 51। आगे बढ़िए। कितना भाई? 24 इंटू 2 प्लस कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। 24 दूनी 48, 48 और 4 52। सर 52 हो जाएगा इसका।
अरे ये तो सिंपल सी ट्रिक है, इसका मतलब तो सारे हम निकाल लेंगे। इधर करो भाई 24, अरे सॉरी कितना 25 है ना इसका, हाँ तो 25 गुणा 2 प्लस कितना करना पड़ेगा भाई 5 करना पड़ेगा, तो 25 दूनी 50 और 5 55, इसका परमाणु भार 55 हो जाएगा। किसका? मैग्नीज का। Fe का ज्ञात करेंगे भाई, Fe का कैसे करेंगे? Fe का होता है 26 गुणा 2 प्लस 4, 26 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 26 दूनी 52, 52 और 4 56, इसका हो जाएगा 56। आगे बढ़ी कोबाल्ट, कोबाल्ट का हो गया 27 गुणा 2 प्लस कितना है 5, तो कितना हो जाएगा भाई 54, 54 और 5 कितने हो गए, 54 और 5 हो जाएंगे हमारे 59। सही है, तो ये हो गया हमारा। निकेल का कैसे करेंगे भाई, 28 गुणा 2 और ये हो जाएगा आपका 56, 56 प्लस 3 कितने हो गए 56 और 3, इसका भी 59 हो जाएगा। सही है, एक चीज याद रखनी, इसका भी निकाल लेते हैं भाई, इसका 30 गुणा 2 प्लस कितना हो गया हमारा 5, 30 दूनी 60 और 5 65। सर एक क्यों छोड़ दिया बीच में, एक क्यों छोड़ दिया, बस आपको अकेला एक याद रखना है, इसका आपको स्पेशली याद रखना है कि इसका हमारा जो है ना इस ट्रिक से नहीं निकलता, इसका इस ट्रिक से नहीं निकलता, पर इसका भैया जो होता है ना हमारा, इसका होता है हमारा 63.5। मैंने पहले लिखा दिया था, इसलिए कॉपर का 63.5 होता है, इसलिए मैंने पहले लिखा दिया था। केवल कॉपर को छोड़कर बाकियों में ये वाली ट्रिक आप यूज कर सकते हैं और सबका मूलक द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी मेरे को एक काम करना सर, काम क्या करना है, काम मेरे को ये करना है, जैसे मान लीजिए कोई मूलक द्रव्य निकाल के बताओ, जैसे मैंने बोल दिया CH4 है मेरे पास, क्या CH4 का मूलक द्रव्यमान निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे सर? कार्बन का पता है आपको, देखना एक बार, कार्बन का कहाँ, ये रहा, कार्बन है क्या 12 है सर, 12 है कार्बन का, ठीक है 12 लिख दो, प्लस हाइड्रोजन का कितना भी, हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 1 है सर, इधर आप 1 लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन है 4 है, जितने हैं ना उसने मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 12 है प्लस 4 अगेन 4, 12 4 16 सर, 16 मोलर द्रव्यमान हो गया हमारा किसका, CH4 का। CH4 का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 16। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं H2, मैं बात कर लेता हूं H2, सर H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी कहानी, क्या भाई हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, अभी जाना था हमने, कितने हाइड्रोजन है 2 है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस और कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का देखना एक बार, ऑक्सीजन का सर 16 होता है, 16 होता है, ठीक है आप यहाँ पर 16 ऐड कर दो, 16 तो कितना हो गया 18 सर, 18 हो गया हमारा जल का यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान। भाई हमने जो पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था, हम यहां थे, हम यही तो थे, हमको प्रॉब्लम क्या आ रही थी सर, संख्या है अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो, आयतन है 22.4 से डिवाइड कर दो, द्रव्यमान है मोलर द्रव्यमान से डिवाइड, मोलर द्रव्यमान निकालना नहीं आ रहा था, तो मोलर द्रव्यमान के लिए क्या किया हमने, बस ये सीखा, हमें ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इनका भार कितना है, जितने एटम है उनका भार ऐड कर दीजिए, मोलर द्रव्यमान निकल आएगा। इसी तरह से हम ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं और उनके न्यूमेरिकल्स, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हमने सीख लिया मोल कैसे निकाले जाते हैं और उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, मोलर द्रव्यमान को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है, आपको भी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। और अभी आपको करना क्या है, लेक्चर को बस शेयर करना है, जितने भी लोग हैं आपके रिलेशन में हो, बैचमेट हो, क्लासमेट हो, कॉलेजमेट हो, स्कूलमेट हो, सबको शेयर करिए ताकि सब तक ये लेक्चर पहुंचे और अच्छे से सब कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।